बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सबसे पहले है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा। तो इसको हम अगेन दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी सिमत में कर रहा है। तो फोर्स और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो क्योंकि जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट है इसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो इसका जो एरिया आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ डी। तो हमारे पास जो वर्क है वो भी किसके इक्वल है, एफ डी के। लिहाजा जो वर्क होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया। यहां से एक एमसीक्यू बहुत अहम है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेकंड, अगर फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से एक्सर्ट हो कि कोई सर्टेन एंगल बनाए डिस्प्लेसमेंट से। जैसे इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस सिमत में है और जो फोर्स है वो इस सिमत में लग रही है, तो ये दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमने फोर्स को क्या करना है, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो एक इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा और एक ये कंपोनेंट होगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसको हम नाम देंगे एफ साइन थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो हमें वो फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलांग होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के अलांग कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा। तो लिहाजा हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब अगेन इसमें हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान होगा। तो ये भी जो ग्राफ आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका भी एरिया हम लेते हैं, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो वो हमारे पास इसका एरिया भी इसके इक्वल आएगा। यानी अगेन जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है लिहाजा जो वर्क है ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट। तो जो वर्क का ऐसे यूनिट हम लेते हैं वो है हमारे पास जूल, और ये जो जूल होता है दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है जो सीडीएस सिस्टम है, इसमें हम जो यूनिट यूज करते हैं वर्क का वो अर्ग है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू रेज़ टू पावर 7 अर्ग। ये कैसे आएगा, तो सीरीज सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट हम यूज करते हैं वो होता है डाइन। तो 1 न्यूटन में होता है 10 टू रेज़ टू पावर 5 डाइन, और 1 मीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 10 टू रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू रेज़ टू पावर 7, तो ये डाइन सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा। तो ये भी एमसीक्यू बहुत अहम है, यानी ये आ जाता है कि 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल किसके इक्वल होगा, 10 टू रेज़ टू पावर 7 अर्ग। या इस तरह से पूछा जा सकता है 1 अर्ग इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 10 टू रेज़ टू पावर 7 है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये 1 अर्ग के अंदर कितने जूल होंगे वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज करते हैं वर्क का वो हमारे पास है किलोवाट आवर। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हमें आते हैं ये लिखा होता है कि इस मंथ आपने 300 यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो वो जो 300 यूनिट कंज्यूम होते हैं वो हमारे पास किलोवाट आवर में होता है। यानी अगर हम 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है या इतना वर्क होगा तो 1 यूनिट के इक्वल होगा। तो 1 यू इज इक्वल टू 1 किलोवाट। अगर 5 किलोवाट आवर एनर्जी या वर्क होता है तो इसका मतलब है कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, 5 यूनिट। तो हमारे पास 1 यू इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और ये किसकी इक्वल होगा, 3.6 इंटू 10 टू रेज़ टू पावर 6 जूल। ये भी एमसीक्यू बहुत अहम है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 3.6 10 टू रेज़ टू पावर 6 जूल, या बाज़ औक़ात 3.6 मेगा जूल भी लिखा होता है, तो वो बात सही होगी।
उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें हम एनर्जी का यूनिट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁹ जूल के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 कैलोरी, तो ये हमारे पास होती है 4.186 जूल। तो ये डिफरेंट जो वैल्यू है ये एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है, यानी इसको हम एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी होगी इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 1 जूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर जो एंगल है उसकी वैल्यू थीटा से लार्ज हो और 90 से कम हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क होगा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से क्या हो कम, तो वर्क हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव कब होगा, तो अगर एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से लार्ज है और 180 से कम है, तो हमारे पास या 180 की इक्वल है, तो उस वक्त वर्क हमारे पास क्या होता है नेगेटिव आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो वर्क, तो ये कब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं क्या करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है इस सिमत में, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट इस सिमत में ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 90, तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के। उसके बाद नेक्स्ट है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, यानी वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स, तो ये भी एमसीक्यू बहुत अहम है। वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स वो किसके इक्वल होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करते हैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ना होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब इस फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पे भी वर्क किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल होंगे, तो cos 90 किसके इक्वल होगा जीरो, तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा जीरो। यानी इस कंडीशन में जो फोर्स है वो सिर्फ उसके पाथ को बेंड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ही ना लग रही हो तो हमारे पास वर्क क्या होगा जीरो। क्यों, F जीरो आ जाएगा तो वर्क क्या आ जाएगा जीरो। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो मूव तो कर रहा है लेकिन किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं है, जैसे स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन वर्क नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर किसी तरह से हमारे पास d की वैल्यू जीरो आ जाए, जैसे मैं क्या करता हूँ इस दीवार को पुश करता हूँ तो फोर्स लग रही है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, तो हमारे पास वर्क क्या होगा जीरो आ जाएगा। गाड़ी का इंजन है वो चल रहा है, अब यहाँ गाड़ी अपनी जगह पे स्टैटिक रहती है, फोर्स लगाते रहते हैं लेकिन नहीं चलती, तो वर्क क्या होगा जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो ये था उस वक्त जब फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फोर्स को हम स्प्लिट कर देते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में, इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स या स्टेप में डिवाइड करेंगे कि हर स्टेप के अंदर जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ईच स्टेप में जो वर्क है उसको कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास टोटल वर्क आएगा वो उन सबको सम करके आ जाएगा। यानी ये हमने क्या किए थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको स्प्लिट कर दिया, डेल्टा D1 डेल्टा D2 अप टू डेल्टा Dn। टोटल वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क। इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन में अपवर्ड मूव कर रहा है, तो क्यों जो ही वो अपवर्ड मूव करेगा तो जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो चेंज होती है, लिहाजा फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसी तरह जब हम क्या करते हैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि फोर्स क्या हो रही है वेरी हो रही है। तो दोनों कंडीशन में हमने छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके टोटल वर्क को फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाएगा वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फील्ड। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फील्ड है क्या, तो ये जमीन के गिर्द वो रीजन है, वो स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई दूसरी मैस बॉडी आती है तो जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस रीजन को उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। नेक्स्ट एक और है कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि क्या होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी चाहे इस पाथ को फॉलो करें चाहे इस पाथ को फॉलो करें चाहे इस पाथ को फॉलो करें तो हर एक में वर्क सेम रहे। यानी यहाँ पे अगर वर्क 5 जूल करना पड़ता है तो यहाँ पे भी क्या होगा 5 जूल, यहाँ पे भी क्या होगा 5 जूल। तो ऐसी फील्ड जिसमें जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, यानी ऐसी फील्ड हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवाना शुरू करते हैं तो
दोबारा वापस यहीं आ जाते हैं, तो वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ 0, तो उसको भी हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। अब यहाँ पे एमसीक्यू के लिए एक बात बहुत अहम है, अगर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये सर्टेन एक ऑब्जेक्ट मैं लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, अपवर्ड मूव करता हूँ। अब यहाँ पे हम दो फोर्सेस की वजह से वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एक वो फोर्स जो मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ वो अपवर्ड है। अब इस फोर्स की वजह से मैं अगर बात करूँ तो ये फोर्स भी इसी सिमत में है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी सिमत में। तो जो मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ या जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ उसकी वजह से वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करता हूँ तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, तो वो मेरे पास नेगेटिव होगा। क्यों? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डाउनवर्ड होती है और जो हम इसको अब लेकर जा रहे हैं वो क्या है, अपवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 180, और cos 180 जो होता है दैट इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी जैसे इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है, मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स F एक्सर्ट करता हूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, d। अब इस फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ स्लाइड कर रहा है तो इसके दरमियान और इस सरफेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, इसके अपोजिट। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करते हैं तो वो वर्क हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें पाथ के ऊपर जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है, तो ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगा, इलास्टिक स्प्रिंग में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स में। और जब हम जो हमारे पास है अगर फ्रिक्शनल फोर्स में लेते हैं तो उसमें जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लिहाजा वो हमारे पास कौन सी फील्ड होगी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो नेक्स्ट आ जाएगा पावर। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो जो काम करने की शरह है उसको हम क्या नाम देते हैं, पावर। तो इसके डिफरेंट रिलेशन है, P इज इक्वल टू होता है W/T, तो ये इसको हम उस वक्त यूज करेंगे जब वर्क और टाइम होगा। सेकंड, एक और तरह से हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स और ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इससे भी हम पावर को यूज कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो इससे भी आप पावर को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और टाइम हो तो इससे भी हम पावर को फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh/t। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी की मदद से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टाइम हो इससे भी हम पावर फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगी 1/2 mv²/t। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू वाट। तो वर्क का यूनिट जूल है और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो 1 वाट कब होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 जूल वर्क करता है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके रेलेवेंट एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू है क्या है, अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 kg ऑफ ब्रिक। हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट है, वो क्या करती है 200 जो मैस है ना उसको लिफ्ट करती है ब्रिक की, कितनी हाइट पे लेकर जा रही है, 30 मीटर के। उसके बाद कितनी देर के लिए करती है, 50 सेकंड के लिए। द पावर डिलीवर इज, तो हमने पावर फाइंड करनी है। तो ये देखें हम ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे m किसके इक्वल है, 200, ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 30, ये 30 आ जाएगा, और हम जो g लेते हैं ये हमारे पास 10 होता है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 50 सेकंड, ये 0 0 के साथ कट जाएगा, 5 1 5 6, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 वाट। लेकिन अब इसमें 1200 नहीं है, किलोवाट में है, तो इसको किलोवाट में लेकर आने के लिए हम 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 किलो वाट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, 1.2 किलो वाट। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर रिसर्च को हम सीजीएस सिस्टम। तो पावर का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वो है अर्थ पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास पावर होती है, इसका जो हम प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं वो है किलोवाट मेगावाट। अब जो 1 किलोवाट होगा दैट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 मेगावाट जो होता है ये होता है 10 टू रेज़ टू पावर 6 वाट। उसके बाद नेक्स्ट है एक और हम यूनिट यूज करते हैं 1 हॉर्स पावर। तो ये 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है, यानी बात होता है एमसीक्यू आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू,
तो वो किसकी इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है, इफ वर्क ऑफ टू बॉडी इज सेम, यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं, लेकिन इसमें टाइम डिफरेंस है। एक जो है वो काम जल्दी कर लेते हैं, कम टाइम उसको लगता है, और दूसरे को वही वर्क करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो वो बॉडी जिसको सेम वर्क करने के लिए टाइम कम लगेगा तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारे पास है वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें बताती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है, द स्लोप ऑफ डब्ल्यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डेट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमें बताता था वर्क। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, पावर और टाइम का ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस पावर और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है, एरिया ऑफ पावर एंड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की सलाहियत होगी उसको हम नाम देते हैं एनर्जी। तो बेसिकली इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और सेकंड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होगी उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके इक्वल होता है, तो के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो नेक्स्ट है v स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, यानी v डॉट v, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर। तो यहां से भी एमसीक्यू आ जाता है, बात औकात वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन होती है, साथ मास बता दी जाती है, तो फिर कहा जाता है कि आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो अभी फर्ज करें हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है v इज इक्वल टू 4i प्लस 3 जी। तो हमें क्या करना है, पहले v डॉट v को फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट की मदद से, तो वहां से हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम मास की वैल्यू पुट करके हल करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जूल में आ जाएगी। नेक्स्ट है इफेक्ट क्या होता है, यानी अगर हम मास को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, अगर मास को हम हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। यानी मास का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या लिंक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है v का, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी v को जब हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास मास जो है वो डबल हो जाए और जो v है वो हाफ हो जाए तो फिर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मास है इसको डबल कर देंगे तो ये 2m आ जाएगी, और जब वेलोसिटी को हम हाफ करेंगे तो ये v/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 1 जा 1 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से हाफ हो जाएगी, क्यों, बाकी ये सारा फैक्टर वही रहेगा। यानी जो भी वेरिएशन होगी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके हल करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो v स्क्वायर है इसको v डॉट v लिख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास mv होगा इसकी जगह पे हम मोमेंटम लिख लेंगे और ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो ये 2 इस तरफ डिवाइड होगा, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मोमेंटम जो है ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 2ke/v। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान एक और वे से हम रिलेशन लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको m के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर अगर m आ जाएगा। उसके बाद जो mv होता है ये मोमेंटम के इक्वल होता है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर जो है ये मोमेंटम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास अगर हम मोमेंटम को फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mke। अगर हमें p फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा स्क्वायर रूट 2mke। नेक्स्ट है हमने क्या करना है, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल, यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। सेकेंडली हमें फाइंड करना है
जो स्टॉपिंग टाइम होगा उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसकी मास m है, वो ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ और उसका जो मोमेंटम है वो p है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो E है और उसके ऊपर जो स्टॉपिंग फोर्स लग रही है वो F है। उस स्टॉपिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में आ जाता है, रुक जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 mv²। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास F है और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो x है। तो वर्क की जगह पे हम फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू mv²/2f। नेक्स्ट सेकंड हम फाइंड करेंगे स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग जो टाइम है ये हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए हमने जो रिलेशन पढ़ा था इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की जगह हम क्या रख लेते हैं p, ताकि हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ सके। तो f इंटू टी हमारे पास आ जाएगा mv। तो यहाँ से अगर हम t फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा mv/f। यानी ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं तो उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसको जो टाइम लगता है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास टू डिफरेंट बॉडीज हैं, एक की जो मास है वो m1 है और दूसरे की मास जो है वो क्या है m2। m1 जो है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 के साथ और m2 जो है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2 के साथ। इन दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, सेम रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करते हैं। तो वो रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास क्या है F। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि दोनों बॉडीज का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उनकी रेशियो क्या होगी और दोनों बॉडी जो टाइम टेकन होगा उनकी रेशियो क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्योंकि हमने दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल की रेशियो फाइंड करनी है, तो जब फर्स्ट बॉडी लेंगे तो उसके साथ m1 v1 cos के, क्योंकि फोर्स सेम है तो वो हम सेम रख लेंगे, तो ये आ जाएगा m1 v1 cos के अब 2f। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, m2 v2 का स्क्वायर, तो ये सेम रहेगा। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो f f के साथ कट जाएगा। तो ये भी हमारे पास एनर्जी है, ये भी सारा किसके इक्वल आ गई एनर्जी। तो डिस्टेंस ट्रेवल की जो रेशियो होगी दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी। तो हम इसको मजीद फर्दर इस 2 को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह हम क्या करते हैं, जो इनकी टाइम की रेशियो है वो फाइंड करते हैं। तो अगर फर्स्ट है तो उसके लिए हम t1 m1 v1 f क्योंकि सेम है तो सेम रहेगा। इसके बाद सेकंड अगर हम लेते हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा m2 v2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये कट जाएगा, तो m1 v1 m2 v2, तो दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। यानी जो टाइम की रेशियो होगी वो उनके मोमेंटम की रेशियो के इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर इन दोनों की जो वेलोसिटी है m1 v1, ये यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक केस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी अगर दोनों की वेलोसिटी क्या हो सेम हो, v1 इज इक्वल टू v2 और इसको हमने क्या नाम दे दिया v का। तो तब क्या होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो यहाँ पे भी v सेम होगा और यहाँ पे भी v क्या आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी v और v सेम होगा तो ये कैंसिल आ जाएंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की रेशियो और टाइम की जो रेशियो है वो उनकी मैसेज के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी जिसकी मैस ज्यादा होगी वो टाइम ट्रेवल टू स्टॉप ज्यादा लेगा और डिस्टेंस ट्रेवल टू स्टॉप वो क्या लेगा ज्यादा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो, यानी इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या है सेम, तो p1 इज इक्वल टू p2, मोमेंटम हमने क्या कर दिया सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है इसको मोमेंटम के फॉर्म में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी है अगर हम मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं तो ये है p²/2m। तो फर्स्ट मोमेंटम क्योंकि सेम है तो दोनों का मोमेंटम हमने क्या रखा सेम, लेकिन मैसेज डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले के साथ 2m1 और इसके क्या साथ क्या आ जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की जो रेशियो होगी वो आ जाएगी m2/m1। इससे क्या मुराद है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मास के, यानी अगर मोमेंटम सेम है तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी मास ज्यादा होगी वो डिस्टेंस क्या करेगा
कम ट्रेवल करेगा, अगर सेम हम क्या करते हैं रिटार्डिंग फोर्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जो टाइम ट्रेवल की रेशियो होगी वो क्या होगी। तो अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो उनका जो टाइम ट्रेवल टू स्टॉप वो सेम होगा, यानी जिस लम्हे एक बॉडी रेस्ट में आएगी उसी लम्हे क्या होगी दूसरी बॉडी भी रेस्ट में आ जाएगी। उसके बाद थर्ड केस है कि अगर हमारे पास दोनों की जो एनर्जी है वो सेम हो तो तब क्या होगा। तो अगर एनर्जी सेम हो तो ये भी और ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की जो रेशियो होगी वो 1 होगी। इसका मतलब है कि जितना डिस्टेंस m1 ट्रेवल करेगी उतना ही क्या करेगी m2 जब दोनों के ऊपर आइडेंटिकल फोर्स लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम इनके टाइम की रेशियो लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा t1 ओवर t2। तो मोमेंटम की वैल्यू अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2mke। तो एनर्जी को हमने E का नाम दिया है क्योंकि इसमें एनर्जी आइडेंटिकल है, तो E1 E2 की जगह E रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टाइम की रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर रूट ऑफ देयर मैसेज। अब इनके रेलेवेंट अगर एमसीक्यू आ जाता है तो हम उनकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एमसीक्यू है आर लोडेड एंड अनलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारे पास दो बसेस हैं, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम, लेकिन एक लोडेड है और दूसरी क्या है अनलोडेड। बोथ आर स्टॉप्ड बाय इक्वल रोटाटिंग फोर्स। अब उनको रोकने के लिए जो हम रोटाटिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों में क्या है सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है सच दैट दे कवर डिस्टेंस। जब हम उनके ऊपर रोटाटिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं सेम, तो एक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो x1 है और दूसरी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या है x2। तो हमें बताना है कि इसमें क्या लिंक होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे अगर हमारे पास रोटाटिंग फोर्स जो है वो भी सेम हो और काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम हो, तो अगर ये दो कंडीशन इक्वल होंगी तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो भी हमारे पास क्या होगा आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास फिर सही होगा इसका सी। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हमारे पास चेंज इन पोजीशन की वजह से होती है। किसी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स फील्ड में वो क्या करता है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये जो पोजीशन है ये अर्थ जो जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें चेंज होगी तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से बहुत कम हाइट पर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस लम्हे उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका रिलेशन होता है mgh। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं लार्ज हाइट पर तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसका रिलेशन होता है mgh/1 प्लस h/r। यहाँ से अगर हमारे पास h बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी जो हाइट है वो रेडियस की निस्बत बहुत स्मॉल है, तो h जो होगा डेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो 0 ओवर समथिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो 1 में 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 1, तो यही हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है -gmm/r। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सर्टेन पॉइंट से इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं। अब जब हम क्या करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर जाएंगे तो ये r की जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी। तो जब ये r बढ़ता जाएगा तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये कम होती जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी तो हमारे पास जो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, यानी नेगेटिव वैल्यू जितनी रिड्यूस होती जाती है एक्चुअली उसका जो इफेक्ट होगा वो उतना ही क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो v है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो किसी पॉइंट पर और जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास m है, तो उस पॉइंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा u इज इक्वल टू mv। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वो था एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ से अगर हम पोटेंशियल को फाइंड करते हैं तो u वो किसके इक्वल आ जाएगा q v के। तो ये चार्ज के लिए था तो हमने q के साथ मल्टीप्लाई किया था, अगर ग्रेविटेशन होगा तो हम क्या कर देंगे मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा एनर्जी हाइट जो ग्राफ है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हाइट पर थ्रो करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंजेस आती हैं। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन पर है, तो जो ही मैं इसको थ्रो करूंगा स्टार्टिंग इंस्टेंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के ई वो मैक्सिमम होती है
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो फिक्स रहेगी। उसके बाद जो ही ये हाइट पे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये 0 हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन किसी भी लम्हे जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम हाइट, इस तरफ हाइट बढ़ रही है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल 0 है, लेकिन जो ही हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, लेकिन जो ही हाइट बढ़ती जा रही है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम मैक्सिमम हाइट पर चले गए तो उस लम्हे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम। लेकिन किसी भी लम्हे हम देखें तो इनका जो टोटल है वो सेम रह रहा है, वो कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब हम क्या कहते हैं जो हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग है उसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में, तो उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी होगी उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/2 kx²। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने हुक्स लॉ को यूज किया, F इज इक्वल टू kx, यहाँ से अगर k फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा F/x। अब इस k की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में रख दी, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ गई 1/2 Fx। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, हमने क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x किसके इक्वल आ जाएगा, F/k। तो हमने क्या किया, इस x की जगह पे वैल्यू रख दी, तो स्क्वायर है तो F² k², तो ये k इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 F²/k। तो ये हमारे पास अगर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है तो इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो हम स्प्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं वो और एक्सटेंशन हो तो इसकी मदद से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो इस रिलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक थी, जब हम उसको हाइट पर ले गए हैं तो पोटेंशियल में चेंज हो गई है, यानी अगर इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस लेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। अब यहाँ पे एमसीक्यू बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बता दी जाती है और इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि बताएं कि उस ऑब्जेक्ट की जब वो उस सर्टेन हाइट से ज़मीन पे आएगा तो उसकी वी की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस रिलेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये उस वक्त होगा इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस, लेकिन अगर ए रेजिस्टेंस होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।